पोलराइजेशन। अच्छा, पोलराइजेशन बेटा जनरली होता क्या है? देखो यार, एक्चुअल में जो भी सनलाइट आती है वो जो पोलराइज नहीं होती, नॉन पोलराइज होती है। अब यहाँ पे दो तरह की लाइट है। अगर मैं बात करूँ एक चीज जिसे बोलते हैं हम अनपोलराइज। अनपोलराइज लाइट वो है जैसे मान लो कि लाइट का पार्टिकल है या लाइट वेव्स है, तो अगर इसके वाइब्रेशंस हमारे सभी डायरेक्शन में से कितने डायरेक्शन नंबर ऑफ डायरेक्शंस है, तो मतलब जिनके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में हो उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे अनपोलराइज। इसको अगर हम किसी पोलराइज शीट से गुजारे, लाइक इस तरह की बेंजीन रिंग टाइप होती है, तो यहां से अगर गुजारे तो यहाँ पे देखो बाकी सारे वाइब्रेशन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सिर्फ ये जो वर्टिकल वाइब्रेशन से यहाँ से बाहर आएंगे। यस, तो यहाँ से वर्टिकल वाइब्रेशन से बाहर आ रहे हैं, तो ये जो लाइट है ये कौन सी लाइट कहलाती है बेटा? पोलराइज। आ रही बात समझ में? यस। तो अनपोलराइज और पोलराइज में मतलब समझ में आ गया? अनपोलराइज लाइट वो होती है जिसके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शंस में हो, और अगर बात करूं मैं पोलराइज देखी तो वो पोलराइज होती है जिसकी डायरेक्शन एक इंडिविजुअल डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा पोलराइजेशन में पोलराइजेशन the process of convert unpolarized light into unpolarized light, the process of convert unpolarized light into polarized light is known as polarization. मतलब वह प्रोसेस जिसमें हम भैया अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? पोलराइजेशन। अरे बस समझिए। अब इसमें एक दो यूज है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कैसे कैसे हम यहाँ पे पोलराइज्ड नॉन अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिखिएगा फर्स्ट वन में लिखिएगा पहला पॉइंट इसमें, मतलब इसमें किस तरह से होगा। तो पहले लिखिएगा पहले बाय यूजिंग अ पोलराइड शीट, POLAROID पोलराइड शीट। सेकेंड वन लिखिएगा बाय रिफ्लेक्शन प्रोसेस। यानी का सीन क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ पे क्या क्या सीन होता है। तो हम यहाँ पर पोलराइड शीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो भी ये बहुत ज्यादा आसान है इसे समझना। इसको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो क्या होता है बेटा, यहाँ पर दो शीट होती है इस तरह से, जैसे मान लो एक सिंगल ये है और एक, ठीक। अगर मैं बात करूं ये एक पोलराइड शीट है, इसको हम बोलते हैं एनालाइजर। क्या बोलते हैं इसको? एनालाइजर। इसको बोलते हैं पोलराइजर। नाम सुना है आपने? एक एनालाइजर अपना और एक पोलराइजर। एक्चुअली कभी भी कोई आइनोड इंटेंसिटी की लाइट मतलब यहां से जाएगी, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। आइनोड इंटेंसिटी की लाइट जाएगी इधर, तो इधर से जो निकलने वाली जो इंटेंसिटी रहेगी एनालाइजर से वो हमेशा हाफ हो जाएगी, याद रखें, ठीक है? यस। उसके बाद यही एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके साथ ये एंगल सपोज करो क्या है बेटा? थीटा। आ रही बात समझ में? तो इससे जब ये लाइट गुजरेगी तो इससे जो नई जो यहाँ पे आई आएगी वो आएगी, इसको कितनी आई नॉट बाई 2 मिल रही है बेटा पोलराइजर को? आई नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? तो एनालाइजर से हमेशा अब जो भी हम पोलराइज शीट यूज करेंगे उसमें जो पहली शीट
से हम क्या कर देंगे बेटा, हाफ कर देंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो ऐसे ही करोगे आप, इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है अपने को। उसके बाद दूसरे से निकालना है तो क्या कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा। अगर एक और यहाँ पे शीट होती और वो उसका एंगल और इसके साथ और थीटा बनाया जाता तो फिर वो क्या हो जाएगा, और एक और cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, है ना, cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा। अरे बात समझ में। अब आगे अगर अपने यहाँ पे 10 शीट भी लगा दें तो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, इसके साथ और cos स्क्वायर थीटा से, फिर उसके साथ cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा, बस चलता जाएगा इस तरह। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिएगा, ये कॉम्पिटिशन में आने वाला कॉन्सेप्ट है। सर इसमें प्लस मल्टीप्लिकेशन नहीं जाएगा, क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आई डोंट बाय 2 cos स्क्वायर। उधर नहीं, अगर सीट हम ऐड करते गए तो, अरे ऐड नहीं करना है अभी, मतलब उधर सीट और ज्यादा रखते गए मतलब एक ये लगाए, हाँ। और इसका जो इसके साथ जो ये वाली का कैसा ऐसा था, यस, इसका इसके साथ मान लो थीटा बन रहा है, यस, है ना। तो इससे निकलने वाली जो क्या होगी, जो आई डैश मान लेते हैं तो ये आई नॉट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा तो पहले था, एक और cos स्क्वायर थीटा। अरे बस समझ में, यस, मतलब वो और मल्टीप्लाई इसके साथ अगर एक और शीट जोड़ी तो और cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई करते हैं ना। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। सर यहाँ और हाफ नहीं मिलेगी सर। अगर मैंने बोला कि अगर मान लो इस एनालाइजर पोलराइजर के बीच एंगल 90 हो, मतलब अगर एक वर्टिकल दे रहा और एक यहाँ पे दे रहा हॉरिजॉन्टल दे रही है, तो अच्छा देखो यार, यहाँ से वाइब्रेशन ऐसे आएंगे वर्टिकल, लेकिन अगर ये 90 डिग्री ऐसे होता तो क्या इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब कोई कंपोनेंट बाहर ही निकलेगा, तो मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलने वाली इंटेंसिटी उस केस में क्या हो जाएगी, जीरो। अरे बात समझ में, मतलब मैं बात करूं कि एनालाइजर और पोलराइजर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इनके बीच में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो हमें अगर यहाँ से हमारी आंखें देखेगी तो यहाँ पर हमें टोटल इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, बस समझ में आ गई, आसान है। चलिए तो आप एक क्वेश्चन लिखिएगा इसमें बेस्ट, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है बेटा, हाँ लिखिएगा, द एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर इज 45 डिग्री, is 45 degree. If intensity enters from analyzer is I naught, ठीक है, intensity enters from analyzer is I naught, then what will be the intensity of exit wave from polarizer? Then what will be the intensity of exit wave from polarizer? From polarizer. Intensity of exit wave from polarizer. यहाँ कैसे क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 2 पोलरॉइड शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बाद में करना है बेटा, आपको जरा सा इसमें छोड़ दो इसके लिए। 2 पोलरॉइड शीट A and B two polaroid sheet A and B are arranged in the way for that there is no output. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भैया? 90 डिग्री का एंगल है, एग्जैक्टली, देयर इज नो आउटपुट। यहाँ तक का सीन क्लियर है। If another polaroid sheet capital C
is placed in between them, which makes theta angle with the capital A. अच्छा, अगर ये यार दोनों पीछे 90 डिग्री था, अगर ये जो C है वो A के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो C के साथ B के साथ कितना बनाएंगे? 90 के 90 माइनस 90 माइनस थीटा है ना, बात समझ में आ गई? यस, याद है क्वेश्चन क्लियर है? यस। अब आगे लिखिएगा, इन दिस क्वेश्चन intensity of entered wave from A is I naught. In this question, intensity of the entered wave from E and D ERA, ठीक है, entered wave from A is I naught. Then find intensity of exit wave from B. हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 मिनट है, आराम से कीजिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोल रहा है कि यार ये जो है, जैसे मान लो इनको अपन जैसे पोलराइज्ड शीट को ऐसे नहीं मानेंगे, डायरेक्ट ऐसे मानेंगे कि मान लो ये कोई पोलराइज्ड शीट है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है, और इसके साथ जो एनालाइज जो भी है और दूसरी पोलराइज्ड शीट है बी, इनके साथ ये इनका पहले वाले में क्वेश्चन कितना है बेटा? 45 यस। अच्छा, यहाँ से आई नोट एंटर होती है क्या यहाँ? यस। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आई नोट बाई 2 हो जाएगी, यस, है ना, पहले से, और दूसरे से जब जैसे ही निकलेगी ये तो कितनी हो जाएगी बताओ जरा? आई इक्वल टू आई नॉट बाई 2 cos थीटा, और ये थीटा कितना है यहाँ पे? 45। तो आई इज इक्वल टू आई नोट बाई 2 cos 45 की वैल्यू याद है सभी को? 1/2, और उसका भी क्या है यहाँ पे? स्क्वायर है, तो ये आई नोट बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो हियर आई नोट बाई 4, दिस इज द इंटेंसिटी। आ गया होगा सभी का? यस। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। पहले बोला जाए कि भैया ये कि देयर इज नो सिग्नल पासेस फ्रॉम द ए एंड बी, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 30 डिग्री है, 90 डिग्री होना चाहिए। यस। अब भैया ये बोल रहा है कि एक और यहाँ पे पोलराइज्ड शीट अपन ने लगा दी, और ये इसके साथ एंगल बनाती है थीटा। अरे बात समझ में? यस। क्या एंगल बनाती है बेटा? थीटा। तो इसके साथ थीटा बनाती है, तो इसके साथ कितना बनाती होगी? 90 माइनस थीटा बनाती होगी क्या? यस। अरे मेरी बात समझ में? Yes. चलिए, ए से एंटर होने वाली इंटेंसिटी आई नोट, ए से बाहर जाएगी कितना हो जाएगा? पहले तो आई नोट बाई 2। यस। क्लियर? यस। आई नोट बाई 2 हो जाएगा, और आई नोट बाई 2 के बाद जैसे ही यहाँ से सी से बाहर जाएगा, अब बताएंगे मुझे, मान लो कि आई नोट बाई 2 बेस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? आई नोट बाई 2 कितना है? cos स्क्वायर थीटा। थीटा है क्या बेटा? यस। आगे बात समझ में? अब अच्छा, इस बी को मिलने वाली इंटेंसिटी ये है क्या? यस। आगे बात समझ में? मतलब सी से जैसे पहले तो ए से पास हुई तो आई नोट बाई 2 हो गई, और सी से पास हुई तो यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे बी को कौन सी इंटेंसिटी हाथ लगेगी? ये वाली। तो यहाँ से जैसे ही यहाँ से एग्जिट होगी तो यहाँ पे आई डबल डैश मान लेते हैं इसको, आई नोट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर। अच्छा, कितना 90 माइनस है इसके बीच में? 90 माइनस इसी और वीडियो में 90 माइनस थीटा है। यस। तो यहाँ से आई डबल डैश हो गया हमारा आई नोट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं क्या? यस। तो ये यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो ये इज द आंसर। आ रही बात समझ में? इसको एक और तरीके से ये भी लिख सकता है बंदा कि आई डबल डैश इक्वल टू, जैसे एक बात बताओ यार, मैं इसको ऐसा लिखूं क्या? आई नोट बाई 2, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। यस। ऐसा लिख सकते हैं? यस। कभी-कभी ऐसा भी यहाँ पर मैं कंफ्यूज होगा, तो अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, तो फर्क पड़ेगा क्या? sin 2 थीटा। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? I 0 थीटा से sin 2 sin 2 थीटा।
sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, उससे 2 कैंसिल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा i अच्छा ये 2 का इसके बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 2 जगह कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा sin स्क्वायर स्क्वायर। ये फाइनल हमारा इजी है क्या यस। चलिए तो कर लीजिएगा इसको ब्रिस्टर्स यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर दो सेपरेटिंग यहाँ पे एक सरफेस है जो सेपरेट करती है दो मीडियम। अब उसको नीचे यहाँ पे क्या हो गया पानी भरा हुआ है वही तो वही मीडियम है तो ऊपर एयर है हमारी ठीक यहाँ पे कोई भी मीडियम है नहीं हमारी है और इसका जो म्यू दे रखा है एयर का म्यू तो सारे बराबर कितना होता है 1 होता है। अरे बात समझ अब देखो यार एक्चुअली हम इस पर कुछ अगर ये लाइन इंसिडेंट आपने देखा होगा कि जरा इमेजिन करना आपको कि जैसे मान लो पानी भरा हुआ है जैसे मान लो साफ पानी होता है डैम वगैरह ऐसे साफ हो जाता है कुछ टाइम बाद उसमें अगर हम यहाँ पे सन का इमेज देखें सूरज का इमेज देखें तो वो हमें थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी कम नजर आती है और एक स्पेसिफिक एंगल से देखने में तो ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल शीतल दिखता है मतलब बहुत ही कम इंटेंसिटी दिखती है। इसका मतलब कि जो हमारी आंख तक जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट आ रही है वो कैसी आ रही है पोलराइज्ड लाइट आ रही है मेरी बात समझ में। तो यार पोलराइज्ड तो देखो यार एक्चुअली क्या होता है इसे हम एक स्पेसिफिक एंगल आईपी से यहाँ पे इसे पोलराइज्ड एंगल बोलते हैं। आईपी से मतलब सपोज करो हमने यहाँ पे इंसिडेंट की ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद यहाँ पे इसकी दो प्रोसेस हो गई एक तो यहाँ पे इंसिडेंट हो गई यहाँ पे इधर चला गया और ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन रे तो ये एंगल बना हमारा आ रही बात समझ में। और इसका एक तो पार्शियल तो रिफ्लेक्शन हो गया पार्शियल मान लो इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है ये वाला एंगल हम यहाँ पे इसको यार R1 बोलते हैं इसको R2 बोल देते हैं ठीक है ऐसा बोल देते हैं। तो ये जो है ये बेटा क्या इंसिडेंट रहेगा यस ये है ना ये कौन सी है रिफ्लेक्टेड और ये कौन सी बताओ जरा रिफ्लेक्टेड। इज दैट क्लियर यस। तो यार एक्चुअली क्या होता है कि एक ऐसे स्पेसिफिक एंगल से जब हम इंसिडेंट करेंगे जिससे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कितना एंगल हो बेटा 90 डिग्री तो उस एंगल को बोलते हैं हम यहाँ पे पोलराइजेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्या सीन होता है आप देखते हैं ये 90 डिग्री है बेटा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या जी कि ये जो R1 ये पूरा क्या 180 हो जाएगा बेटा 180 तो अपन ऐसा लिख सकते हैं R1 plus 90 plus R2 is equal to 180 तो R1 plus R2 180 minus 90 हो गया बेटा क्लियर बेटा यस। तो यहाँ पर हम R2 को यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 90 minus R1 वैसे भी रिफ्लेक्शन का जो केस हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ में कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ से वैसे भी कितना हो जाएगा IP is equal to क्या हो जाएगा हमारा R1 हो जाएगा यस कोई प्रॉब्लम नहीं आता है नो। और अगर मैं बात करूं ये नॉर्मल से एन से एंडेस वाले एंगल तक तो ये पूरा 180 कर सकते सारे बच्चों याद है। तो अब चाहे तो हम यहाँ पे R1 की जगह IP लिख सकते हैं तो R2 को मैं ऐसे लिखूं क्या 90 माइनस IP कोई प्रॉब्लम किसी को अब सारे बच्चों ने पढ़ा है भैया स्नेल्स लॉ क्या बोलता है स्नेल्स लॉ इज दैट क्लियर यस। तो बेटा यहाँ से अगर म्यू1 हवा से एयर तो एयर का कितना है 1 साइन इंसिडेंट एंगल क्या है बेटा बताओ जरा IP यस इज दैट क्लियर। और यहाँ पे म्यू2 क्या है बेटा म्यू और यहाँ पे साइन R3 ये क्या R2 हो जाएगा बेटा है ना ये R2 हो जाएगा 90 साइन R2 को अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ जरा साइन IP is equal to mu sin 90 minus IP लिख सकते हैं क्या तो sin IP is equal to mu cos IP ये cos IP हो गया क्या इसको नीचे ले जाए तो sin अपॉन cos IP कितना है डायरेक्ट लिख दूं मैं 10 IP is equal to mu
तो आईपी यहाँ पे कितना आ जाता है? 10 इनवर्स में। 10 इनवर्स। बात समझ में आ गई? आसान है क्या बेटा ये? यस। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? नो सर। साइन R2 को अपन यहाँ पे वैल्यू निकाल दी भैया और यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ से हमारा तो 10 इनवर्स। इज दैट क्लियर? चल लीजिए। तो देखो बेटा यार क्रिस्टल ला के हमारा जो फाइनल कंक्लूजन आया है वो आया IP इक्वल टू 10 इनवर्स U। तो यार यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाटर के लिए, तो अच्छा वाटर के लिए कितना होता है यहाँ पे एंगल अपन निकाल सकते हैं क्या बेटा? IP इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू कितना होता है वाटर का? 4/3। म्यू इक्वल टू 4/3 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेशन एंगल निकालूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स 4/3 को हम कब होता है 4/3? सबको पता है ये 53 डिग्री। अब देखो यार इसका स्टेटमेंट एक नोट कीजिए आप नीचे, कुछ है नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, लिखिएगा। when we incident unpolarized light when we incident unpolarized light का मतलब क्या होगा? जिसके वाइब्रेशन बेटा क्या होगा? सब टाइप की होगी क्या? यस। तो ये हो गई हमारी अनपोलराइज्ड लाइट। when we incident unpolarized light on any medium separating surface याद का सीन क्लियर है? at an specific angle IP यहाँ पे लिख लिया बेटा, at a specific angle IP, then at a specific condition when reflected ray and या reflected wave, ये लिख लो, reflected wave and refracted wave and refracted wave are normally to each other। तो हमारी स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि जब ये रिफ्लेक्टेड वेव एक ऐसा स्पेसिफिक एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव आपस में क्या हो जाए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, नॉर्मली हो जाए। देन इन दिस सिचुएशन reflected ray, ये reflected wave will be polarized। In this situation, reflected wave will be polarized। तो पूरा का पूरा सीन समझ में आ गया ये कि ऐसे स्पेसिफिक एंगल को हम इंसिडेंट करें कि जिस केस में यहाँ पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच में एक दूसरे कितना हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। तो उस केस में भैया जो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कैसा होगा? यहाँ पे पोलराइज रहेगा। बात समझ में? पोलराइज समझ में या चाहे बना सकते हो उसको, या पोलराइज लाइटें होंगे पोलराइज। इज दैट क्लियर? चलिए भैया नोट कर लीजिए इसको। क्या देखिए, तो अब देखो हम बड़ा सा सुपर फास्ट करेंगे क्वेश्चंस को ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे लग पाए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे आंसर के सामने तो आंसर भी आप डालते रहिएगा, ईटीएस तो नहीं है। पहले लिखा है व्हाट इज द शेप ऑफ फ्रिंज इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट। देखो एक्चुअली बेटा वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में जो शेप होता है ना फ्रिंज का, वो ऐसे मैंने प्लेन सरफेस लिखा है yes। लेकिन इनका शेप होता है वो इस तरह से होता है, मतलब जो मान लो ये इस तरह से, ये थोड़ा सा यहाँ पे टर्न हो जाती है इस तरह से, ठीक है? yes। तो इसे बोलते हैं अपन हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसे? हाइपरबोला। और इस शेप को बोलते हैं हाइपरबोला। वो तो सर कंप्यूटर
हाँ तो हाइपरबोलिक शेप में होती है। कैसा शेप होता है भैया? हाइपरबोलिक। बाइडियस एक्सपेरिमेंट में जो होता है वो हाइपरबोलिक शेप होता है। मतलब थोड़ा सा क्या होगा, टर्न हो जाती है, मतलब ये थोड़ी थोड़ी मतलब बेंड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं वो S1 S2 जो है वो एक्चुअली एज अ पॉइंट सोर्स मतलब बिहेव करेगा ना, पॉइंट सोर्स बिहेव करेगा तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, काउड मतलब वो स्फेरिकल शेप टाइप जो नहीं होता है, बड़ा सा स्फेयर बना होता है वैसे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अरे यार ये बिल्कुल है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या कब बनता है, जब हमारा जो रोड होगा कोई सा भी ये हो, हाँ इसके आसपास हमारे इस तरह से बने रॉड। यस अगला जो है यहाँ पे कहीं कैसे बनाएंगे, मतलब इस तरह से बनते जाएंगे क्या? यस सोचिए यार यहाँ से ये वेव जा रही है तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा यहाँ पे, मतलब मेरे फेज डिफरेंस का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेल्टा का। अरे कोई फेज डिफरेंस होगा ही भैया? नहीं होगा, जीरो, बिल्कुल जीरो। तो लिखिएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो होता है जीरो। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अरे तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है तो उनके बीच में क्या होगा भैया, फेज डिफरेंस जीरो होगा। तो यही तो पढ़े हैं, वैसे सेम फेज वालों को ही हम यहाँ पे बोलते हैं वेव फ्रंट बोलते हैं। यही तो पढ़ा है, थ्योरी अपन ने पढ़ के ये। चलिए बहुत बढ़िया। दो अगर कोई सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है तो उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो होगा। ये तो चिरकुट से क्वेश्चन इनमें तो डायरेक्ट अपन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट व्हिच डोंट चेंज ऑन पोलराइजेशन। अच्छा बताओ क्या क्या चीज चेंज नहीं होती? बीम लाइट नहीं, देखो यार इंटेंसिटी कोई मतलब डीम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। यस इंटेंसिटी कम हो जाती है, इंटेंसिटी मतलब होता है पावर पर रिलेटेड। अरे बात समझ में? लेकिन यहाँ पे तो क्या क्या चीजें चेंज नहीं होती। अच्छा स्पीड में कोई चेंज होगा क्या? नो। तो लिखिएगा इसमें अपन पहले लिखिए स्पीड ऑफ लाइट नो चेंज है ना, डू नॉट चेंज है ना इसमें, लाइट इज डू नॉट चेंज। यस स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट भी चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। वेवलेंथ ऑफ लाइट क्यों चेंज होगी, जो है वही की वही रहेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो यार डिम हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि एनर्जी चेंज हो गई, इंटेंसिटी कम हुई। इंटेंसिटी और एनर्जी दोनों बहुत बहुत अलग चीज है। आपने एक्चुअली आप मॉडल में पढ़ोगे प्लांक का जो यहाँ पे लॉ होता है कि एनर्जी इक्वल होता है h म्यू। अब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसकी फोटोन एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। डिम हो जाने का मतलब ये हो कि नंबर ऑफ फोटोन में कमी आ गई, मतलब जो लाइट पार्टिकल्स है वो कुछ एब्जॉर्ब हो गए, कुछ हम तक पहुंचे, लेकिन उनकी एनर्जी तो जो थी वही रही ना भैया, है ना। मान लो अपने कांटेक्ट में 10 लोग हैं और 10 ही बराबर एनर्जी वाले लोग हैं, बराबर पावर एनर्जी वाले। अब उसमें से 10 में से अगर अपने से मान लो 2 लोग भी मिल रहे हैं, 8 चलो नहीं मिल रहे, 8 के बाहर चले गए, तो 2 लोग भी क्या मतलब अपनी अपनी एनर्जी तो वो लेके आए हैं, है ना। उनकी एक इंडिविजुअल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। डिफाइन डिफ्रेक्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये समझ में आ गया बेटा? यस सिर्फ इंटेंसिटी चेंज होती है भैया पोलराइजेशन में, एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है। साथ में एनर्जी भी लिख लो चाहे तो यार, एनर्जी फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, स्पीड हो गया, वेवलेंथ हो गया, देयर इज नो चेंज। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन डिफ्रेक्शन। डिफाइन डिफ्रेक्शन, मुझे डिफ्रेक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी कर चुके हो। क्या होता है, लाइट वेव का किसी भी शार्प रेज से टकरा के मतलब टर्न हो जाना, कर चुके हो आप लोग ऑलरेडी है। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द अपर्चर ऑफ द ऑब्जर्वर डिफ्रेक्शन, ये पढ़ चुके हो आप। क्या होना चाहिए, वेवलेंथ उसकी लाइट वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। मैंने लिखाया था यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर करके डिफ्रेक्शन में, याद होगा आपको कि यहाँ पे जो शार्प एज का जो अपना अपर्चर होना चाहिए, मतलब वो कितना होना चाहिए बताओ जरा। मैंने ब्रैकेट में लिखाया था आपको डिफ्रेक्शन में की डेफिनेशन पे जाओ आप। अरे अब इधर डिफ्रेक्शन भैया यार वो इधर है ना, डिफ्रेक्शन कहाँ पड़ा है, फिंगर से डिफ्रेक्शन। यहाँ पे देखो डिफ्रेक्शन में मैंने ब्रैकेट में लिखाया था इन ऑर्डर ऑफ द लाइट लेंथ ऑफ द लाइट, लिखाया था क्या मैंने? चलिए तो वही है ये, तो कोई लिखाने की जरूरत नहीं, लिख चुके अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, शो दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज f, सॉरी f नहीं 4
4 times the intensity due to each slit is the amplitude of the light emerging from slit is the same. अरे यार ये तो सवाल है। देखो क्या होता है भैया, इस क्वेश्चन का क्या सीन है? पूरा भैया मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है वो क्या होना चाहिए? 4 टाइम। ऐसे कुछ बनाया हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी के बाद बोल रहा है बंदा मैक्सिमम। अब देखिए रूट आई। अब यहाँ पे अपन ने i इक्वल टू आपने पढ़ा होगा ये रूट i1। यस क्या था बेटा? रूट i1 प्लस रूट i2 का रूट i2 का होल प्लस 2 रूट i2 cos ऐसे कुछ था क्या? ये तो cos phi cos phi था। यस स्क्वायर का ऐसे था क्या? यस। तो अब देखो भैया यहाँ पे क्या सीन होगा, और ये रूट i1 का होल स्क्वायर था और ये रूट i2 का होल, ऐसे कुछ था क्या? यस सर। अब मेरे बोला कि मान लो कि यहाँ पे अपन सेम इंटेंसिटी की जो हमारी यहाँ पे जो इंटेंसिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं वो प्रोवाइडेड इंटेंसिटी जो है भैया वो क्या क्या है हमारी आई। बहुत चेकू सवाल है। तो आई इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इसको आई नोट मान लेते हैं, अंडर रूट से स्क्वायर करें तो ये भी आई नोट हो जाएगा। आई नॉट प्लस आई नोट प्लस 2 रूट आई नोट तो वो भी आई नॉट ही होगा। cos phi। अरे cos डेल्टा phi में phi लिख दिया। ठीक। अब यहाँ पे आई इक्वल टू, अच्छा ये कितना हो गया बेटा? 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट, ये भी आई नोट हो गया क्या? cos phi 4 आई नॉट नहीं रे, इसको यहाँ से हाँ नहीं होएगा। कौन सी होएगा? cos theta 2 आई नॉट यस 1 प्लस 2 cos phi आएगा समझ में? जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे cos को 1 करके भी कर सकता हूँ क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बनी होती है उसकी। 90। अब देखो एक्चुअल में लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखो अपन थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं इसको। 1 प्लस cos phi को हम लिख सकते हैं बेटा 2 cos स्क्वायर phi by 2। ये ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला है। 1 प्लस cos phi को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर phi by 2। तो i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 i नॉट मल्टीप्लाई इंटेंसिटी का 2 cos स्क्वायर phi by 2। तो i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 i नॉट cos स्क्वायर phi by 2। अच्छा बेटा cos phi की by 2 की जो भी है वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी? 1 होती है क्या? है ना? cos की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है? 1। तो ये 1 रखेंगे तो मैक्सिमम कितने टाइम्स हो सकती है? 4। मतलब अगर हम दो आई नोट इंटेंसिटी को भी यहाँ पे मिला है। अरे बस देखो यहाँ पे सीन क्या हुआ है, पूरी आप स्टोरी समझिएगा, ये कुछ है नहीं। तो आई नोट मिला है तो यहाँ पे तो आई नोट प्लस आई नोट कितना होना चाहिए? 2 आई नोट है ना? तो यहाँ मान लो 2 आई नोट, लेकिन यहाँ की भी शिफ्ट कहाँ हो जाती है? यहाँ हो जाती है। तो यहाँ पे पूरा क्या हो गया? 0 हो गया है ना? आगे बात। तो एक्चुअल में यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 4 आई। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है आता है? तो ये सीन है। तो ये समझ में आ गया यहाँ से कि मैक्सिमम अगर हम 2 आई नोट ले तो उसमें जो अपना कितना हो सकता है मैक्सिमम इंटेंसिटी? 4 आई नोट। सर आज ही बोलिए। सो आई नॉट cos स्क्वायर phi by 2 आपने वो दिखाया था आई इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, वो वाला फार्मूला ये नहीं, अरे वो एक्चुअली वाइड से किसी पॉइंट पर है। ये तो मालूम है हमें फैक्टर वगैरह गिवन हो और अपन अगर दो वेव्स में इंटरफेरेंस कर रही है वो वाला चीज है। वाइड में अगर किसी पॉइंट पे पूछे कि स्पेशल पॉइंट पे हमें कितना हो गया तो उस केस पे भी हम निकाल सकते हैं, वो भी वही बात है। ठीक है? Perpendicular to S1 S2, what should be the minimum and the maximum path difference at the detector? बहुत बढ़िया। देखो जरा क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है 6 है। 6 है। इसको कर दो शुरू स्टार्ट। अब देखो जरा यहाँ पे सीन क्या है। ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे दो सोर्सेस है, दिस वन इज S1 एंड दिस वन इज S2 और इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? यहाँ पे 3 है। समझ ना क्वेश्चन है। और यहां से इस तरह से एक पार्टिकल या फिर डिटेक्टर को हम यहाँ पे मूव कराते हैं। ठीक है? यहाँ पे डिटेक्टर है जो कि यहाँ पे पहुंचने वाली वेव्स को क्या करता है? डिटेक्टर करता है ना। डी से डी बोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा इस वाली डिस्टेंस को मान लेते हैं भैया यहाँ पे स्मॉल कैपिटल डी मान लेते हैं। क्या का सीन क्लियर है? यस। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तो यहाँ से इस तरह से, अब यहां से भैया ये जो डी है
ये d है तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तो बताइए, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या मतलब यस अंडर रूट d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ऐसे कुछ होगा। आ रही बात समझ में? तो अब यार मान लो किसी पॉइंट P पर है ये वाला एक तरह हमारा, इसको मूव करा ना, ये P जो वेरिएबल ये dp क्या होता है यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। अब देखो सीन क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, S1P है कि S2P बड़ा है? S2P हां S1P बड़ा है, S1P बड़ा है। तो S1P इक्वल टू कितना हो जाएगा, S1P इक्वल टू बताओ जरा, d स्क्वायर। क्लियर है आता? और व्हाट्स अबाउट द S2P? इट इज कैपिटल D एंड व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस हियर? डेल्टा x इक्वल S1P minus S2P minus S1P कितना हो गया, S2 का S1P माइनस S2P। अरे यहाँ पे S1P है इसलिए मैंने पहले उसको लिख दिया, और कोई भी नहीं है कि पार्ट डिफरेंस होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव मान के लगा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा, d का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है ना माइनस ऐसे कुछ होएगा क्या ये? यस अब देखो यहाँ पे दो केस बात करते हैं अपन, एक तो फॉर मैक्सिमम एंड एक फॉर मिनिमम। मान लो यहाँ पे जो भी लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है यहाँ पे, लैम्डा। अरे बस मतलब मिनिमम हम इसे d को कहाँ ना कहाँ रखें जिससे कि हमें यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमम मिनिमम मिले, यही ये क्वेश्चन का पूरा कहना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर फॉर मैक्सिमा की मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे डेल्टा x कितना होना चाहिए बताओ जरा, n ऐसे कुछ पढ़ा था? यस। तो यहाँ पे डेल्टा x कितना है बताओ जरा, यहाँ पे n लेना है। अभी ये अपन इसको यहाँ पे बॉक्स के अंदर रख देते हैं। Yes. अच्छा मैं फॉलो फर्स्ट के लिए तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? 1 रखते हैं अपन। तो यहाँ पे डेल्टा x की जगह हम यहाँ पे डायरेक्ट रख दे लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस d। इस माइनस d को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस d लैम्डा प्लस d अंडर रूट d स्क्वायर प्लस स्क्वायर इसको स्क्वायर कर दो तो डायरेक्ट कर दूं मैं स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा d इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। d स्क्वायर से d स्क्वायर क्या हो गया भैया, कैंसिल आउट हो गया। इसको लैम्डा स्क्वायर को इधर ले आओ, मिनिमम के लिए बाद में कर लेंगे भैया। तो ये हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा d इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो अपन से मान लो वो d पूछा जाए जहां पे मैक्सिमम मिले 2 लैम्डा d चला जाएगा। आने बात समझ में? यस। अच्छा अगर मैं बात करूं फॉर मिनिमम, अगर मैं बात करूं फॉर मिनिमम, मिनिमम के लिए क्या क्या फार्मूला होता है, किसी ने बताया मुझे? डेल्टा x इज इक्वल टू 2n minus 1 is lambda। है ना? अच्छा फर्स्ट के लिए अगर मैं यहाँ पे n1 रख दूं तो 2 minus 1 is 2, 2 minus 1 is 1, तो 1 तो यहाँ पे lambda by 2 हो जाएगा फिर मिनिमम के लिए। तो यहाँ पे lambda by 2 रख दो भैया, तो lambda by 2 रख दो तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस d। अब इसको 16 आपको करना है। यस। क्या करोगे, वही जैसा इधर क्या स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग। क्रॉस कैंसिल। तो यार क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि हाउ इज अ वेव फ्रंट डिफरेंस फ्रॉम अ रे। देखो एक्चुअल में वेव फ्रंट जो होता है ना, जैसे मान लो ये जो वेव फ्रंट है ये प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसे लग रहा है क्या ये? अरे बस समझ में, ये जो वेव फ्रंट है कैसा है, प्लेन। तो जो एक्चुअली वेव फ्रंट रिप्रेजेंट करता है एक सरफेस को जहां पर जितने भी पार्टिकल्स है वो सेम फेस में यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? वेव फ्रंट किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, सरफेस को। और बल्कि जो रे होती है, रे होती है वो प्रोपगेशन के डायरेक्शन को मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। इसको करती है बेटा प्रोपगेशन के डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ गई कि क्या क्या होता है कि जो प्लेन सरफेस है मतलब जो भी वेव फ्रंट है वो तो यहाँ पे सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो रे होती है वो किसको यहाँ पे डायरेक्शन को, प्रोपगेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ गया क्या? आ गई ये बात समझ में? वेव फ्रंट क्या है बेटा, वो सरफेस है जहाँ पे प्रेजेंट सारे पार्टिकल सेम फेस में यहाँ पे वाइब्रेट करें। अरे समझ में? रे क्या है, रे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जहाँ पे लाइट रे हमारी प्रोपगेट कर रही है, उसकी डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ में आ गई? अगला पार्ट क्या दे रखा है इसके, हाँ, draw the geometrical shape of the wavefront when light diverges from a point source। कैसा होगा बताया तो मुझे, अगर कोई पॉइंट सोर्स से अगर मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या स्फेरिकल हो गया क्या बताओ? यस। कैसा होगा ये बताओ जरा? स्फेरिकल।
पढ़ा है अपन लोगों ने? यस नहीं आई मेरी बात समझ में? आगे दूसरा क्या बोल रहा है ये भैया? लाइट इमर्स आउट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज लाइटेड इट्स फोकस। अरे ये भी कुछ सवाल है, ये यहाँ पे इसके फोकस पे रखा हुआ है पॉइंट सोर्स। अच्छा यार, अगर फोकस पे रखा हुआ है तो मैंने बोला कि भैया फोकस से अगर कोई लाइट चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन केस में जाती है, पैरेलल हो जाती है क्या? यस और अगर मान लो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल से कौन कौन सा वेव फ्रंट बनता है बताओ जरा? प्लेन अरे प्लेन वेव फ्रंट बनता है। Yes, plane. तो बस ये डायग्राम बनाना है। समझ में आई है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कीजिएगा, क्या बोल रहा बेटा? क्वेश्चन नंबर ये है, हाँ क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया हमारा? 8वां। What two changes in diffraction pattern of the single slit will observe when the monochromatic source of light is replaced by source of white light? तो लिखिएगा इसमें क्या क्या चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, हाँ ये 8 में लिखिएगा कि व्हाट टू चेंजेस। हाँ अब देखो दो चेंजेस लिखना है। तो पहला ये कि सेंट्रल मैक्सिमा विल बी वाइट, सेंट्रल मैक्सिमा विल बी वाइट एंड अनदर लिखिएगा, मतलब सेकंड वाला, ये सेंट्रल मैक्सिमा किस में जाएगी? वाइट। तो फर्स्ट चेंज हो गया। सेकंड में लिखिएगा, इसमें सेकंड वाला पॉइंट डाल के इसमें फर्स्ट लिखो इसमें, इसके बाद सेकंड में लिखिएगा फ्रिंज पैटर्न विल बी कलरफुल, या फ्रिंज पैटर्न विल बी कलरफुल। क्या क्या हुआ इसका मतलब भैया? हमें यहाँ पे कैसा प्योर पैटर्न यहाँ पे दिखने को मिलेगा। क्यों भैया ऐसा क्यों होगा? मोनोक्रोमैटिक white light actually is the combination of the seven color Yes. with pure clear है भैया? Yes. Very good. Question number 9 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर? Using Huygens principle, draw ray diagram for the following. Refraction of a plane wave front incident on a rarer medium. ये कर चुके बेटा? यस क्वेश्चन में कर चुके हैं अपन ये वेव फ्रंट। और सेकंड क्या होता है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द डेंसर मीडियम। उसका उल्टा कर दोगे तो ये सेम आ जाएगा, कुछ भी नहीं है ये। कर चुके हैं अपन ये? यस तो लिखते हैं उसके आगे 9 क्या है? डन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डन। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 is Huygens principle valid for the longitudinal sound waves? अच्छा मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर भी वेव फ्रंट्स जनरेट हो रहे हैं क्या? यस हो रहे है ना। आपने जैसे मान लो कि आप पानी के अंदर एकदम बहुत जोर से साउंड आ रहा है एकदम, आपने देखा होगा मतलब 3D प्रोजेक्शन टाइप कुछ मूवीज में दिखाते हैं इस टाइप का, जैसे वेव जाती है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पे जो वेव फ्रंट सरफेस, मतलब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक सरफेस बनाते जा रहा हूँ, सरफेस बनाते जा रहा हूँ और वो सरफेस आगे है ना, और आप तक पहुंचते जा रहे हैं, और जिस वजह से आपको मेरी बातें जो है वो सुनाई दे रही है। बात समझ में? तो यस 100% यस। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में भी हो सकता है। वेव फ्रंट क्या होता है? तो बस सेम फेस वाले सरफेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कंसीडर अ पॉइंट एट द फोकल पॉइंट ऑफ ए कन्वर्जेंट लेंस, अनदर कन्वर्जेंट लेंस ऑफ द शॉर्ट फोकल लेंथ इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड। What is the nature of the wavefront emerging from the final image? ओके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या बोल रहा है? दो कन्वर्जेंट लेंस, एक अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है जिससे लाइट और एक फोकस दे रखा है, इस तरह का सीन है शायद। तो लाइट है मतलब इस तरह की बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा। यस यहाँ से अगर मान लो ये फोकस पे रखा है, इसको मैं यहाँ पे F1 देता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगी? पैरेलल में जाएगी। यस अरे बात समझ में?
अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरा, यहाँ पे मैं एक और लेंस यहाँ पे लगा दूँ, दिस वन इज L1 एंड दिस वन इज L2। अच्छा इससे जो यहाँ पे बनेगा, तो इससे जो भी बनेगा वो क्या करेगा, फोकस पॉइंट पे सोर्स बन रहा है। है। यस तो यहाँ से फोकस पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, पॉइंट सोर्स ही है। यस और पॉइंट सोर्स से बनने वाले वेवफ्रंट्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, Spherical, सारे yes. पढ़ा है। क्या होते हैं, Spherical. बस नोट कर लीजिए और क्या है, स्फेरिकल होगा। इसको कर लीजिए, खत्म कर लीजिए, करने शुरू। तो ये बोल रहे हैं व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट। अरे प्लेन होगा, Plane होगा, yes. प्लेन होगा, Plane होगा। इंफिनिटी से आ रही है, मैंने पॉइंट यहाँ बताया था कि अगर कोई लाइट इंफिनिटी से आ रही है तो वो बिल्कुल प्लेन पर पैरेलल आती है, तो उस केस में जो कौन सा होगा यहाँ पे, प्लेन। तो लिख लो यहाँ पे भी प्लेन वेव फ्रंट। क्वेश्चन 30 का सर, क्वेश्चन सर 14 में सोचेंगे क्या लिखा होगा। चलो यहाँ पे बोलो 13, व्हाई इज द डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स मोर एविडेंट इन डेली एक्सपीरियंस देन दैट ऑफ लाइट वेव। अब देखो यहाँ पे क्या होता है भैया, इसका मेन रीजन क्या है, मतलब ये बोल रहा है कि भैया जो साउंड वेव्स का जो डिफ्लेक्शन होता है वो बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू द लाइट वेव डिफ्लेक्शन। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये साउंड वेव्स की वेवलेंथ आप समझना, साउंड वेव का वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स इज ग्रेटर देन द लाइट वेव। Yes. है ना, तो साउंड वेव्स के जो ऑर्डर के जो ऑब्जेक्ट्स है या जो भी हमारे ऑब्स्टेकल्स है या फिर वो आसानी से यहाँ पे मिल जाते हैं, इसलिए साउंड वेव्स का डिफ्रेक्शन क्या होता है। जैसे मान लो मुझे मेरी साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 2 मीटर है, ठीक, तो मुझे 2 मीटर का ये जो दरवाजा मिल गया, तो क्या इससे मेरी साउंड वेव्स का डिफ्रेक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ लाइट वेव की, तो लाइट वेव्स जो होती है उनकी तो एंगस्ट्रॉम होती है भैया, बहुत माइक्रो होती है। तो इतने माइक्रो पार्टिकल मिलना थोड़ा सा मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कम, मतलब रेयर होता है। इस वजह से लाइट वेव्स का डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होता है। मतलब आ रही बात समझ में, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो साउंड वेव्स के जो ऑब्स्टेकल्स है यहाँ पे, है ना, बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ गई, वेरी बहुत बढ़िया। पढ़ने पड़ेंगे तो दिखाओ क्या इसको, लिख लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, क्या है लिख लीजिएगा, लिखिएगा द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स इज ग्रेटर देन, इज वेरी ग्रेटर देन, ये देखो यार, इज वेरी वेरी लार्ज लिख सकते हो। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स इज ग्रेटर देन लाइट वेव्स, light wave. So obstacle in the order of sound waves then obstacles in the order of sound waves, ये समझ में आ गया बेटा। तो साउंड वेव्स के ऑर्डर का मतलब होता है उनकी जो वेवलेंथ के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ साउंड वेव्स आर इजीली अवेलेबल while wavelength of light wave is very less, ब्रैकेट में लिखना इन नैनोमीटर रेंज, इज वेरी लेस, ब्रैकेट में लिखना इन नैनोमीटर रेंज। नैनोमीटर में होती है ना भैया, अब बहुत ही नैनोमीटर की साइज में नैनोमीटर पार्टिकल्स को मतलब अवेलेबल होना मतलब बहुत ही मतलब रेयर होता है। तो देन obstacle in this order is rare, and obstacles in this order is rare. So we can say that diffraction of sound wave is more evident. Then we can say that diffraction of sound waves is more evident, EVIDENT, more evident than light waves. क्लियर है बेटा? पल्ले बढ़ गया है? Yes. Then get ready for the 14th question. ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सबके पास शीट अवेलेबल है? Yes. तो पहले मैं भी पढ़ूंगा, साथ में आप लोग भी इसे पढ़ते जाएंगे। The human eye has an approximate angular resolution of 5.8 into 10 to the power -4 radian.
ठीक है भैया। आगे बोल रहा है टिपिकल फोटो प्रिंट रिप्रिंट्स मिनिमम 300 dpi डॉट्स पर इंच। अब देखो यहाँ पे बेटा 1 इंच में कितने 300 डॉट्स है ना। तो आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि पहली बात तो ये कि इसका जो हमारा 5 जो दे रखा है हमारा यहाँ पे 5.8 into 10 to power minus 5.8 है ना। रिजोल्यूशन एंगुलर रिजोल्यूशन हमारा दे रखा है 5.8 into 10 to power minus 4 5.8 into 10 to power minus 4 रेडियन। ठीक है, दिस वन इज गिवन हियर एंगुलर रिजोल्यूशन। और यहाँ पे एन नंबर जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं भैया 300 डॉट्स पर इंच, ऐसे कुछ दे रखा है। yes अच्छा, तो यहाँ पे एक आप जानते हो भैया 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? तो अच्छा 2.54 सेंटीमीटर में इतने हैं, तो अच्छा एक डॉट के लिए कितना स्पेस चाहिए? तो अपन लिख सकते हैं 2.54 upon 300 मल्टीप्लाई होगा लेंथ फॉर वन डॉट। तो अपन जितना लेंथ चाहिए हमने जैसे कि यार बहुत सारे डॉट 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 है, मतलब तो बोल रहे हैं कि 1 इंच में कितने डॉट है भैया? यहाँ पे 300 डॉट्स, मतलब 2.54 सेंटीमीटर में 300 डॉट्स है। तो एक हर एक डॉट के बीच में कितनी गैप होनी चाहिए? तो वो अपन देखते हैं लेंथ ऑफ द वन डॉट, मतलब ये लेंथ ऑफ द टू, मतलब इंडिविजुअल Length between two dot, yeah. यस, टू मतलब टू क्लोजेस्ट डॉट, ये लिख सकते हैं टू क्लोजेस्ट डॉट। ये हो जाएगी अपनी 2.54 डिवाइडेड बाय 300। ये हो जाएगी क्या बेटा? आएगा समझ में? कितनी हो जाएगी? 2.54 डिवाइडेड बाय 300। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो भैया यहाँ पे ये हो जाएगा अपना 25.4 कर दो 127 को, और यहाँ से अपन ने into the power 2 है। देखो मैंने क्या किया, एक 10 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे ऊपर पे 10 से डिवाइड कर दिया। ऊपर 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 25.4 हो गया। एक 10 से नीचे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 300 था, इसको 3 to 10 to power 2 लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा अपना 25.4 डिवाइडेड बाय 3 इनटू ये 10 to the power प्लस 3 हो जाएगा क्या बेटा? इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस 84.6 बार 8.6 बार और टीचर इनटू 12 ऐसे कुछ हो गया है। 8.47 का राउंड होगा यस माइनस याद है, क्लियर है बेटा? और आगे बंदा बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये नेक्स्ट देखते हैं क्या निकालना क्या है। 14 मिनिमम, अच्छा व्हाट मिनिमम डिस्टेंस जेट शुड हैव प्रिंटेड पेज head so that the one does not see the individual dots, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप नहीं है ना। एक बात समझ आई है? अब देखो यार, एक्चुअली में जो एंगुलर रिजोल्यूशन होता है, जैसे मान लो किसी माइक्रोस्कोप अगर देखे तो जो मैंने बोला था ना कि एक्चुअली आपने देखा होगा कि द क्लोजेस्ट गैप जो होती है, आपने मैंने दो चीज आपको पढ़ाई थी, रिजोल्विंग पावर, याद है क्या? टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था। यस, कितनी होती है रिजोल्विंग पावर फॉर द टेलीस्कोप? 1.22 लैम्डा 1.2 लैम्डा बाय डी, ये सब था। यस, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक्चुअली बेटा ये जो क्लोजेस्ट, तो यहाँ पे जब ये दोनों हो तो उसके लिए अपन यहाँ पे जेड, तो जेड का मतलब होता है बेटा यहाँ पे L/5। कितना होता है जेड का मतलब? L/5, मतलब दो डॉट के बीच की गैप डिवाइडेड बाय उनका रिजोल्यूशन, एंगुलर रिजोल्यूशन। आ रही बात समझ में? क्या होती है दो डॉट के बीच का गैप इक्वल टू एंगुलर। अरे यार आपने ये नहीं पढ़ा आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस? यस, अरे बस समझ, आर्क यहाँ पे L है, एंगल मतलब ये पाई है, और यहाँ पे ये Z इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? यस, मतलब वो छोटा सा। तो यहाँ पे Z, तो Z इक्वल टू L कितना दे रखा है बेटा बताओ जरा यार? 8.47 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय ये कितना है? 5.8 into 10 to the power -4। तो जरा सोल्व करो कितना आएगा? ये आएगा 1.46 into 10 raised to -1। कितना आ रहा है? 1.46 into 10 raised to -1। नहीं ज्यादा है, प्लस 10 ऊपर Yes, sir. ऊपर ये ऊपर +4, तो ये 84.7 तो 1 के आसपास है। 5.8 करके देखो तो 1.46 Yes sir, 1.46 प्लस 1 2 7 बाद में में
24 सॉरी 6 को 24 24 14 के अराउंड आएगा कुछ ये 14.6. है ना ऐसे ऐसे कुछ Yes. 0.7 और 0.6 पॉइंट पहले लगा पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ बोल रहा है पोलराइड फर्स्ट is placed in the front of the monochromatic source, another polarized second is placed in the front of polarized first in the rotate till no light passes. If there is no light passes, then what is the angle between the polarized 90 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है Yes. चलिए बहुत बढ़िया. A third polaroid is now the placed in between the first and second. In this case, will light emerge from the second x-plane? बिल्कुल अपन ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन. Yes, मतलब तो अपन ने वहाँ पे अपना रिजल्ट कुछ आया था I equal to I naught by 2 sin square theta cos square theta ऐसा कुछ आया था. याद है ये क्वेश्चन? Yes. वही है और क्या एक्सप्लेन करना है वो कर देते डायरेक्ट. तो कर लिया बेटा ये वाला. क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है can reflection result is the plane polarized light if the light is incident on the interface from the side with higher refractive index. नो है नो सर क्या नो है देखो वापस से इसको समझो जरा. Can reflection result in plane polarized light if the light is incident on the interface of the side with higher refractive index? अपने ब्रूस्टर्स का नहीं पढ़ा Yes, I जो रिजल्ट आया था वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ठीक है ये अभी अपन ने tan inverse क्या था वो I p equal to tan inverse mu म्यू कुछ भी हो tan inverse म्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी भैया तो रखने के क्या वहां से हमें पॉसिबल तो यहाँ पे यस अरे पढ़ा है अपन ने ब्रूस्टर्स का. चलिए फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव फाइंड द रेशियो ऑफ एट लीस्ट ये बड़ा क्वेश्चन सही है यार. For the same objective, find the ratio of the least separation between 2 points to be distinguished by microscope for light 5000 angstrom and an electron accelerate through 100 volt used as the illuminating substance. चलिए इसको अभी कीजिएगा फिर हम करवाते हैं. चलिए बेटा तो इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअल में एक मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है जो अभी तक पढ़ा नहीं है अपन लोगों ने ठीक है लेकिन फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ कुछ है नहीं है. देखिए आप बोल रहे हैं कि फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव फाइंड द रेशियो ऑफ द लीस्ट सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स टू बी डिस्प्लेड बाय द माइक्रोस्कोप ऑफ लाइट ऑफ द 5000 एंगस्ट्रॉम एंड द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द 100 वोल्ट यूज्ड एज अ इल्यूमिनेटिंग सब्सटेंस. अरे बस समझ में अब देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या सीन यहाँ पे हमारा होता है ठीक. देखो क्या होता है बेटा एक्चुअल में अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो अगर मैं माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्विंग पावर था ये पढ़ाया है मैंने आपको क्या क्या जो है रिजोल्विंग पावर बेटा क्या देखा था 2 mu sin theta by lambda. 2 mu sin theta by upon lambda. lambda. ठीक है ऐसा क्लियर है. हाँ तो यहाँ पे मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो इसका उल्टा होता है क्या यस है ना डेटा जी डी होता है 1 by डेटा डी इक्वल टू आरपी होता है तो डेटा डी इक्वल टू 1 by आरपी होता है. यस ऊपर तो यहाँ पे इसको लैम्डा को ओपन कर लें sin theta अगर कुछ मीडियम में दे रखा है तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया 1 और sin theta अरे वैसे अभी हमें sin थीटा वगैरह की वैल्यू हमें कुछ गिवन नहीं है यस वैसे एंगल वगैरह देना होता था लेकिन चलो कोई बात नहीं. हम एक्चुअली ये जो नीचे की पूरी वैल्यू को हम यहाँ पे 1 इंडिकेट कर लेते थे यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे जो डी मिनिमम हम यहाँ पे मान लेते हैं इसको लैम्डा के बराबर हो गया और ये कितना दे रखा है लैम्डा इक्वल 5000 एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम को 10 into 10 यस ठीक है. ये तो पहला जो माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट है. दूसरा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेकंड वाला दे रखा है 100 वोल्ट में 100 वोल्ट लाके हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर पाते हैं. अरे बस तो देखो यहाँ पे सीन क्या है ये पूरा सीन ये है कि हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ी और इसमें 100 वोल्ट अप्लाई किया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जो भी है ये यहाँ पे रख दिया. तो जो भी है वो क्या करेगा मतलब ये नेगेटिव है तो ये क्या मोशन करेगा क्या यस सर हम इसको एक्सेलरेट करवाते हैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है और वो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली एक मॉडल का कॉन्सेप्ट है. किसका कॉन्सेप्ट है बेटा ये मॉडल का कॉन्सेप्ट है मॉडल फिजिक्स में. तो एक्चुअल में यहाँ पर जो बेटा होता है वो एक्चुअली इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो होता है हमारा लेमडा यहाँ से निकलता है. ये मैं आपको कराने वाला हूँ मॉडल में पूरा इसको डिराइव वगैरह सब कुछ करेंगे अपन
एटम्स वगैरह सारे जीरो से लेकर, तो ये एक्चुअली होता है 12.27 डिवाइडेड बाय √3। आ रही बात समझ में? 12.27 डिवाइडेड बाय √3। √3 मतलब समझते हैं यहाँ पे वोल्टेज जो भी गिवन है उसका रूट में करने का क्या दे रखा है इसको बताओ जरा। 100 100 वोल्ट 100 वोल्ट दे रखा है क्या? Yes. हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे अपन 3 डेज मिनिमम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो यार मिनिमम जो वेव होती है लेमडा के बराबर ही होती है। Yes. कोई वेव मोशन कर रहा है तो क्या मैंने क्या बोला था, एक साइकिल में जितना वेव्स कंप्लीट कर मतलब एक वेव जितना उसे लेमडा बोलते हैं क्या? Yes. ये एक्चुअली मिनिमम वेव है इस केस में। तो यहाँ पे ये हो गया 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100 हो जाएगा। Yes, तो वो 1.22 है ना, डिवाइडेड बाय 1.22 जो भी है 10 to the power minus 10 ऐसे कुछ आएगा। आ रही बात समझ में? वेट एक्चुअली ये अच्छा इंग्लिश में ना नहीं ये 2 ये होता है 12,400 के समथिंग में इसको लिख सकते हैं, मतलब ये होता है एक्चुअली 12,270 होता है वो। मैं बोला 10 to मीटर 10 to -7, तो ये इंग्लिश में ये होता है। कुछ है हाँ 0। तो ये कितना हो गया बेटा अपना 12,27 के समथिंग आ गया है। Yes. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो डी डैश मिनिमम, ये याद रखना है, ये 12.27 नहीं होता, वो एक्चुअली 10 to -7 में होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली एंगस्ट्रॉम में होता है वो 12270 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 into 10 to the power -10। देखो 100 का 10 हो गया, 1 0 से 0 ये वाली क्या हो गई? कैंसिल हो गई, एंगस्ट्रॉम का। ठीक, अब यहाँ से ये आ गया हमारा डी डैश मिनिमम। अब हमसे पूछा गया भैया कि डी डैश मिनिमम, तो ये हम मानते हैं कि डी डैश मिनिमम अपॉन डी मिनिमम कितना आ जाएगा? कर लोगे क्या इसको भैया? Yes. निकाल लोगे? Yes. कितना 1227 into 10 to the power -10 डिवाइडेड बाय 5000 into 10 to the power -10 निकाल लो यार कितना है 0.24 है ना 0.24 प्लस 0.25 का राउंड ऐसे कुछ आएगा ये डी एस मिनिमम और ये कहीं से भी आपको लगा कि ये मतलब अपने वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन के साथ पूछोगे? अरे बस चलिए फिर भी कर लीजिए। तो यार क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कंसीडर ए स्लीट टू स्लीट इंटरफेरेंस अरेंजमेंट such that the distance of the screen from the slits is the half of the distance between the slits. Obtain the value capital D in the terms of lambda such that the first minimum on the screen falls at the distance D from the center O. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं सोल्व दिया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये इस तरह का सीन दिया है बेटा, इसको समझना अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। तो दिस वन इज S1 H2, यहाँ पे कोई सोर्स रखा हुआ है S, यहाँ से जा रही है लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से किसी डिस्टेंस पर एक पर्दा है यहाँ पे हमारा, और ये गैप दे रखी है हमारी की इसके जस्ट H2 के, ये यहाँ पे S1 है, ये H2 है, H2 के फ्रंट वाले पॉइंट को इसने T2 बोला है, S1 के फर्स्ट वाले पॉइंट को इसने T1 बोला है, ये पॉइंट इसने O बोला है, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट क्या बोला है इसने? C बोला है, हाँ डायग्राम में दिया है। और ये वाला जो दे रखा है C दे रखा है, और यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है B, ऐसे कुछ बोल रहा है। Yes. और ये बोल रहा है ये वाली डिस्टेंस भी D है, कैपिटल D, और ये वाली डिस्टेंस भी D है, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है? D। मतलब यहाँ पे स्लीट है वो काफी डिस्टेंस पर है, यही बोल रहा है बंदा। Yes. ये D और D, हाँ ये D2D दे रखा है। देखो यहाँ पे दे रखा है क्या? अरे तो इसका आधा ये तो दिया है, दोनों स्लिट के बीच का आधा ये तो D है, आधा है तो 2D का। Yes. सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इज डबल एज कंपेयर्ड टू द ये तो ये आधा हुआ इसके कंपेयर्ड 2D हो गया ना। देखो ये बोला है यार इसमें Yes. the such that the distance of the screen from the slit
is half of the distance between the slit. Yes. Slits की half है. Clear है यहाँ तक? और OP is equal to x, CO equal to d, ये भी d सही है. ये वाला जो OP मान क्या देखा है यहाँ से ये x देखा है. ठीक है बच्चे है ना? अब बंदा बोल रहा है कि आपको बात करते हैं कि यहाँ पे जो P यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बेटा, यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है. The obtain the value of capital D in terms of lambda such that the first minimum on the screen falls at a distance d from the center O, मतलब O से D डिस्टेंस पर एक्चुअल में बने. तो अभी अपन मान लेते हैं कि किस पे बना है ये x डिस्टेंस पे, मतलब P यहाँ पर. अच्छा एक बात बताओ यार, ये स्लीट से चलने वाली लाइट इस तरह से आएगी यस S1 से, और S2 से चलने वाली लाइट कुछ इस तरह से आएगी. यस अब मुझे एक बात बताओ, ये x से ये डिस्टेंस क्या है? d है. डी यस ये d है तो ये भी क्या है? D है. अच्छा तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? ये d प्लस Plus x x हो गई क्या? यस नहीं आई मेरी बात समझ में? आ आ गई. Yes. ये देखो ये वाली डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक की d है, ये अपन ने x मानी तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d प्लस D x plus होगी. x. अच्छा अब यहाँ पे देखो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इस वाले को अगर मैं बात करूँ तो ये वाली डिस्टेंस पूरी बेटा यहाँ से यहाँ तक की क्या है? d है ये. D minus x. और ये टोटल d है, ये x है तो ये क्या है? d minus x. यस तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो S1P जो हो गया भैया. अच्छा एक और बात मुझे बताओ बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस भी d होगा. यस आ रही बात समझ में? तो S1P इक्वल टू मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं क्या? यस पाइथागोरस थ्योरम, ये d माइनस x है तो ये भी d माइनस x, तो d माइनस x का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ये हो जाएगा. Yes, ये होगा. तो S1P हो जाएगा. समझना बेटा ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है ये. ऐसे ही H2P कितना हो जाएगा बताया कोई मुझे? D square D square. d स्क्वायर प्लस d प्लस x D plus का x होल plus स्क्वायर. वेरी गुड. d स्क्वायर प्लस D plus x square whole square. Yes. इज दैट क्लियर? Yes, delta x is equal to तो डेल्टा x इक्वल टू आप जानते हो क्या हो जाता है? S1P H2P माइनस S1P. ऐसे कुछ होगा क्या? Yes. जीरो हो जाएगा नहीं होएगा. ऐसा कहता है अभी देखते हैं. तो यहाँ पर डेल्टा x जो गिवन है हमारा, चलो देखते हैं क्या आता है आंसर. d प्लस x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट D d square स्क्वायर प्लस d माइनस x का होल whole स्क्वायर. square. ऐसे कुछ दे रखा है क्या बेटा? यस अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम. तो फर्स्ट मिनिमम के लिए अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा x मिनिमम के लिए मैंने बताया था आपको. Yes. लगता है यस और एक की जगह पे y की जगह 1 हो जाएगा क्या? यस n इक्वल टू 1 कर देते हैं जब n इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 2. तो लैम्डा बाय 2. यहां से डेल्टा x आ गया बेटा. यस तो उधर रख देंगे. एक और यहां से चीज इस बंदे ने बोला है कि यहां पर जो हमारा जो फर्स्ट मिनिमम है वो सेंटर O से D डिस्टेंस पे बने. कहां पे बने? D डिस्टेंस पे. मतलब ये जो x किसके बराबर हो जाए बताओ जरा? D के बराबर. D के बराबर हो जाएगा. यस तो अब x की जगह यहां पर x इक्वल टू अपन d रख सकते हैं क्या बेटा? ये बोला देखो लास्ट में बोला है क्वेश्चन में. Yes, sir. देखो ऑब्टेन द क्या लिखा है देखो जरा. Obtain value D. Obtain the value of the capital in the level such that the first minimum on the screen falls at a distance capital D from the center O. O से कहां पे बने? D डिस्टेंस पे बने. तो बोलते सर S1 और S1 के Yes, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा? जस्ट ये S1 के फ्रंट में बनेगा मतलब देखा Yes, जाएगा. हाँ. तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं माना, मैंने यहाँ पे x मान लिया. हां अरे बात समझ गए? Yes. चलिए भैया तो x इक्वल टू d करते हैं अपन. तो यहाँ से डेल्टा x इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो जरा? अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस 2D square d प्लस d का होल स्क्वायर. ऐसे कुछ आएगा क्या बेटा? Yes. मतलब जहाँ पे भी x था वहाँ पे मैंने ये रख D दिया square minus 0 का d माइनस d का होल स्क्वायर वैल्यू. तो ये 2d का स्क्वायर, यस दिस इज द 4d 4D square. है ना. और तो 4d स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर 5D square. यस तो इसको मैं रूट 5d लिख दूं क्या? Yes. अंडर रूट से हां 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 माइनस ये वाला टर्म 0. Yes. d हो गया क्या? यस रूट 5 की वैल्यू होती है शायद 2.24 के अराउंड, है ना? ऐसा कुछ होता है. Yes, 2.236 ऐसे कुछ Yes. होता है. मुझे याद पता है. तो 2.24 d माइनस d. तो यहाँ पर जो अपना 1.4 1.24 1.24 d के बराबर हो गया. यस और डेल्टा x हमें दिया है कितना दे रखा है? लैम्डा बाय 2 दे रखा लैम्डा है. बाय 2. यस इसे इक्वेशन नंबर अपन फर्स्ट दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर Second. दोनों कंपेयर करूंगे तो यहाँ पे दोनों डेल्टा x से डेल्टा x इक्वल करेंगे.
तो 1.24 d is equal to lambda by 2. lambda by 2. तो lambda is equal to lambda upon 2 multiply 1.24 और ये हो जाएगा equal to lambda upon कितना हो जाएगा 2.48 yes. तो ये 2.5 का राउंड आएगा तो ये एक्चुअली d इक्वल टू मेरे अकॉर्डिंग 0.4 लैम्डा का राउंड होना चाहिए इसका आंसर है ना 2.5 1 by 2.5 and 0.4 का राउंड होता है 0.4 लैम्डा का राउंड आंसर इज दैट क्लियर Yes. चलिए भैया तो इसको नोट कर लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं 19 में ये बूढ़ा बंदा in the figure at the two slit arrangement with the source which the emits unpolarized light P is the polarizer with the axis whose direction is not given. If I know is the intensity of the principal maxima when no polarizer is present, ठीक है? Then calculate the present case, the intensity of the principal maxima as well as the minimum, as well as minimum. अब देखो यार यहाँ पे सीन क्या है? कुछ नहीं है बस यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये. यहाँ पे हमारा S1 हो गया और ये क्या हो गया बेटा? S2 और यहाँ पे कोई स्क्रीन है. ये कहीं पे सेंटर है ये वाली जो डिस्टेंस इसको हम d मान लेते हैं ठीक और ये वाली को अपन मान लेते हैं x mod d है क्लियर Yes. अब यहाँ पे सी में ये बोला बेटा कि यहाँ पर कोई भी एक सोर्स लगा रखा है अपने तो यहाँ से लाइट जाती है इस तरह से अभी पहले जब यहाँ पर कोई भी पोलराइज्ड शीट नहीं थी उस केस में यहाँ पर जो सेंटर मैक्सिमा में था तो यहाँ पे ये I0 था आएगा समझ में ये बोल रहे हैं I plus I is equal to 1. साथ में फर्स्ट में निकाल लेगा कोई दिक्कत नहीं तो एक बार बताओ बेटा दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है जीरो हो जाएगा क्या यस क्यों जीरो क्यों हो जाएगा बेटा क्योंकि पार्ट डिफरेंस है नहीं है देखो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही होगा और सेम डिस्टेंस है तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा x इक्वल टू होता है h2p माइनस s1 अब s1p और h2p दोनों इक्वल हो गए तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 0 यहाँ तक क्लियर है बस समझ आ गई डेल्टा x की वैल्यू 0 है तो डेल्टा phi इक्वल टू होता है 2 pi by lambda into डेल्टा x तो ये भी 0 हो गया बताओ यार नहीं आई समझ में यस अबे अगर मान लो यहाँ से इंटेंसिटी अभी पोलराइज्ड शीट नहीं है तो यहाँ से भी आई जा रही है और यहाँ से भी आई जा रही है तो आपने पढ़ा होगा जो आई इक्वल टू जो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos डेल्टा था ऐसे भी पढ़ा था यहाँ पे Yes. आ रहा है समझ में Yes. अभी इनिशियली इंटेंसिटी वो है i0 है तो ये हो जाएगा ये भी आई मान लेते हैं अपन ये भी आई क्योंकि अभी पोलराइज्ड शीट नहीं है अभी अपन ने नहीं लगाई है तो यहाँ पे 2 रूट आई इसको भी आएगा और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 तो यहाँ से i0 जो आ गया अपना वो 4i आ गया Yes. नहीं पढ़ा पहले आ गया. इससे इक्वेशन नंबर बन दो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है अब मैंने यहाँ पर एक पोलराइज्ड शीट लगा दी ठीक अच्छा पोलराइज्ड शीट लगा दी तो अब पोलराइज्ड शीट की वजह से ये कितनी हो जाएगी बता दो ये तो पता था पहले अगर एक पोलराइज्ड शीट है तो आज i/2 हो जाती है अब यहाँ पे सेकंड वाले में मैं डायरेक्ट इसी फार्मूले का मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैं दो बार ये फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ इसको मैं i1 टेस्ट मान लेता हूँ तो i1 टेस्ट कितना हो जाएगा बेटा i प्लस i/2 Yes. प्लस 2 रूट i by 2 cos 0 की वैल्यू अभी क्या है 1. तो i dash इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे i/2 3/2i हो जाएगा क्या बेटा Yes. प्लस ये रूट i तो ये हो जाएगा अपना 2 Root I. i/√2 ऐसे कुछ क्या बेटा Yes. और यहाँ पे एक √2 से मल्टीप्लाई करो नीचे करो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे No sir. तो ये हो जाएगा अपना i dash इक्वल टू 3 प्लस 3i प्लस 2√2 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 i आ रहेगा समझ बेटा Yes. अब अपने को रेशियो निकालना है यार i0 अपॉन क्या i0 अपॉन i dash से निकालना है डेंसिटी द पोटेंशियल नॉट इफ i0 अब देखो यार अब ये i0 के फॉर्म में निकालना है अपने को i0 टेस्ट को तो अब यहाँ पे i की जगह यहाँ पे 4i इक्वल टू i0 दे रखा है तो मैं यहाँ पे इससे ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा कि i इक्वल टू क्या है यहाँ पे i0 बाय 4 Yes. ये मेरी बात समझ तो यहाँ पे i0 बाय 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 i की जगह i0 बाय 4 अपॉन 2 तो कितना हो गया भैया 3 प्लस
8 और मुझे कितना हो गया? ये आंसर है। अब इसको सोल्व करना आपका काम है, ठीक है। पॉइंट में लिखना है इसको। रूट 2 वैल्यू क्या होती है? 1.4 1.4 मल्टीप्लाई 2 तो लिख लो, क्या करेंगे? 5.8 जो भी है पूरा प्लस 3 हो जाएगी 5.8 करोगे। ये सारा काम आपका है, तो कर लीजिएगा इसको सर। देखो बेटा, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है एज वेल एज ऑफ द फर्स्ट मिनिमा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट मिनिमा, देखो यार इसमें वही सेम फार्मूले में आपने अप्लाई कर देना है। बस यहाँ पे मैं आपको डेल्टा फाई निकाल के बता दे रहा हूँ, तो डेल्टा फाई को लेकर रख दो, तो वैल्यू बाकी सब ऐसे ही रख दोगे। तो अब एक बात बताओ बेटा, फर्स्ट मिनिमा, तो डेल्टा एक्स मिनिमा के लिए सारे बच्चों ने पढ़ा है शायद, ये कुछ पढ़ा है ना। और फर्स्ट तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या रखते हैं बेटा? 2 into 1 is 1, 2 minus 1 is 1। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2 हो गया क्या? यस। मैं जानता हूँ डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ऐसे कुछ होता है क्या? तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई, ये लैम्डा बाय 2 हो गया क्या बेटा? लैम्डा से 2 कैंसिल, लैम्डा से पाई, तो डेल्टा फाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई। पाई। तो तो यहाँ पाई पे जो cos पाई की वैल्यू cos पाई -1 है ना, मैं तो -1 रख तो उधर माइनस आएगा सर, पूरे में उधर माइनस आएगा। और लास्ट में जो i की जगह क्या रख दोगे यहाँ से? i नोट बाय 4। क्लियर बेटा? अरे वहाँ पे i की जगह आप क्या रख दोगे लास्ट में? i नोट बाय 4। बाकी सब ऐसा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है बेटा ये, for identical monochromatic sources A, B, C, D as shown in the figure produce waves of same wavelength lambda are coherent. Two receiver R1 R2 are great at great but equal distance from B। वो क्या होता है भैया? ग्रेटेस्ट पे है वो, लेकिन इक्वल डिस्टेंस है यहाँ से, कहाँ से बेटा? अपना B से। Which of the two receivers pick up the larger signal? Which of the two receivers pick up the large signal when B is turned off? और यहाँ पे which of the two receivers pick up the larger signal when D is turned off? And which of the two receivers can क्या होता है? Distinguish which of the source B and D has been turned off। क्या बात है भैया, मजेदार है। तो लेट्स सी क्या करते हैं इसको। A B C D, यहाँ पे देखना बेटा ऐसा सीन है पूरा है। एक काम करो यार, इसको पहले बंद करो बेटा, मार्कर हासिल करो। देखो बेटा यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि हमारे पास 4 सोर्सेस है, 4 सोर्सेस। एक यहाँ पे A है, समझना इसको, ये B है, और ये वाला जो है ये हमारा C है, एंड दिस वन इज D। और हर एक की जो यहाँ पे जो गेप दे रखी है वो लैम्डा बाय 2 दे रखी है, ये भी लैम्डा बाय 2 दे रखी है, ये भी लैम्डा बाय 2 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से दे रखा है कि यहाँ पे हमारे 2 सोर्सेस है, 2 रिसीवर्स है, एक रिसीवर यहाँ पर है और एक रिसीवर यहाँ पर है, ठीक। और ये रिसीवर को हमने नाम दिया है यहाँ पर R2, और ये वाले को दे रखा है यहाँ पे R, ऐसे कुछ दे रखा है। और ये बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, अगर मान लो यहाँ से इसकी डिस्टेंस d है, तो इसकी भी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या सीन होगा ये देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है पहला ये बोल रहा है भैया कि which of the two receivers pick up the larger signal, मतलब इन दोनों में से R1 और R2 में से कौन सा ऐसा रिसीवर है जो कि लार्जेस्ट सिग्नल पिकअप करेगा। अच्छा, लार्जेस्ट सिग्नल पिकअप करने का मतलब क्या होता है कि वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना। अगर मैं बात करूं सिग्नल स्ट्रेंथ की, तो सिग्नल स्ट्रेंथ जो है का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है क्या? यस, ये रसायन शास्त्र की भाषा। तो अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं R1 पे जो कोई एम्पलीट्यूड कम, तो अच्छा अगर मैं R1 की बात करूं तो यहाँ पे R1 को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला गेप जो हो जाएगा, ये पेपर निकाल सकते हैं। ये वाला D से गेप है, ऐसे D से गेप है, वो ये है, D है, और यहाँ से इससे जो गेप है ये कितना हो जाएगा बेटा? अपना D माइनस लैम्डा बाय 2, यस है ना। हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे C से गेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना, ये वाला C यहाँ पर है, और ये गेप हो जाएगा अपना
हाँ d माइनस D वन प्लस डी हाँ हाँ, लैम्डा आएगा समझ में? क्लियर है बेटा? हाँ। अब हम क्या करेंगे भैया, 4 एस पहुंच रही है तो हम यहाँ पे सबसे पाथ डिफरेंस निकालेंगे कि एक्चुअल में ओवरऑल पाथ डिफरेंस कितना होगा। बात समझ में आ गई? सभी लेम्डा छोड़ रही है भैया, और यहाँ पे ओवरऑल पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये निकालना है। अच्छा, पाथ डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस से हमें एक चीज पता लग जाती है कि यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है कि मिनिमम बन रहा है। मैक्सिमम अगर यहाँ पे इंटीजर नंबर ऑफ लेम्डा अगर बन रहा होगा तो वो मैक्सिमम होगा, और अगर यहाँ पे ये बन रहा है अपना मतलब लेम्डा बाई 2 बन रहा होगा, जैसे 1 लेम्डा बाई 2 3 लेम्डा मतलब ओड लेम्डा बाई 2 बन रहा होगा, तो उस केस में अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम। चलिए भैया, चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा व्हिच ऑफ द टू रिसीवर्स पिक अप द लार्जर सिग्नल R1 एंड R2। तो अब देखो यहाँ से बेटा R2 को यहाँ पे देखो, आप इसको अपन बहुत ही बेसिक तरीके से करते हैं, अपन लोग इतना कोई ऐसे सॉल्यूशन नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। देखो यार, अगर मैं बात करूँ इस पे, तो इस पे ये जो A से जो पहुंच रहा है इधर, यहाँ से C से पहुंच रहा है, ये दोनों तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अरे बस समझ लो। उसके बाद D से पहुंच रहा है लेम्डा बाई 2 गैप है, और यहाँ से B से भी कुछ पहुंच रहा है। यस। अच्छा, इन दोनों का जो जो पार्टिकल्स होता है लेम्डा बाई 2 प्लस लेम्डा और लेम्डा बाई 2 मतलब मिनिमम होता है। मिनिमम होगा। यस। तो यहाँ पे मिनिमम होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम किसको पहुंच रहा होगा, R1। सीधी सी बात है यार, अगर मिनिमम बन रहा है तो यहाँ पे R1 है, तो पहले वाले का आंसर क्या है, R1। नहीं आई मेरी बात समझ में? आ गई। सोल्व करने की जरूरत पड़ी? नो, नहीं पड़ी। दूसरा R1 R2 नहीं आया, समझ में आ गया बेटा? क्योंकि A और C का तो भैया सेम है, तो ये तो करना कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बात करें ये B और D का, इनका जो पार्ट डिफरेंस होगा वो लेम्डा बाई 2 होगा। लेम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस लेम्डा बाई 2 कब होता है, और लेम्डा बाई 2 जब यहाँ पे क्या बने, मिनिमम बने। इसने बंदे ने बोला है कि पिक अप द लार्जर सिग्नल, तो कौन लार्जर सिग्नल कौन यहाँ पे लेगा, R1। अरे वो मिनिमम ले रहा है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम ले रहा है। समझ में आ गया? यस। अगला देखना व्हिच ऑफ द टू रिसीवर्स पिक अप द लार्जर सिग्नल व्हेन B इज टर्न ऑन। मतलब B अब अगर हमने B को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है बेटा। यस। B को टर्न ऑफ कर दिया, तो यहाँ से B को टर्न ऑफ कर दिया अपन ने, तो ये वाला टर्न ऑफ कर दिया, तो ये A और C का तो कैंसिल हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला यहाँ से सिर्फ R1 डायरेक्ट सीधा पूछ रहा है। यस। आएगा समझ में? और कुछ ने कुछ डायरेक्ट यहाँ से मिल रही है, तो एक तो यहाँ पे इंटेंसिटी पहुंच रही है, इसके पास लेम्डा ही पहुंच रही है ना, पूरा लेम्डा ही पहुंच रही है यहाँ पे। दूसरा अगर बात करूँ इसके पास, B को ऑफ कर दिया अपन ने, हाँ, यहाँ पे A से पहुंच रही है और C से भी आ रही है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या लेम्डा हो गया। यस। आएगा समझ में? यस। इसका जो यहाँ पे बात करें तो ये जो हो जाएगा अपना लेम्डा बाई 2 प्लस कुछ हो जाएगा, मतलब अंडर रूट। Yes. अच्छा, लेम्डा जो है वो क्या है, मैक्सिमा है क्या? यस। लेम्डा क्या है बेटा, मैक्सिमा। मैक्सिमा। तो उधर भी और इसके पास भी लेम्डा पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लार्जर विल टर्न ऑफ, आई थिंक बोथ रिसीव द इक्वल सिग्नल्स, आई थिंक बोथ विल रिसीव इक्वल सिग्नल, मतलब यहाँ पे सेम सिग्नल मिलेगा दोनों को, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम जैसा कुछ भी कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे लेम्डा बाई 2 भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट हो जा रहा है। देखो जैसे मान लेते हैं लेम्डा छोड़ा था, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, जब मैंने B को टर्न ऑफ किया ना इसने, सही है, B को ऑफ किया, मतलब इसको अपन ने ऑफ कर दिया। हां, अच्छा, A से जा रहा है और C से जा रहा है, तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा, लेम्डा बाई लेम्डा, बस समझ गए? यस। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेम्डा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका जो इसको जो मिल रहा है, ये जो गैप है इसका R2 का और D का, क्योंकि इन दोनों का पार्ट डिफरेंस 0 हो गया। यस। तो इसका जो पार्ट डिफरेंस अगर मैं बात करूं DR2, तो DR2 क्या हो गया बेटा, लेम्डा बाई 2 प्लस D हो गया क्या? आएगा समझ में? देखो ना यार, लेम्डा बाई 2 प्लस अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये लेम्डा हो गया। यस। आएगा समझ में? हाँ। और ये लेम्डा हो गया दोनों का मिला के, और यहाँ पे इसका जो है D, तो ये कितना हो गया, ये D है और ये लेम्डा बाई 2, तो अगर मैं बात करूं DR1, तो DR1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ लेम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस D स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। यस। है ना। तो अब देखो ये तो DR1 हो गया, और ये साथ में जो इसमें इन दोनों का मिला के लेम्डा भी है ना, तो ओवरऑल पार्ट डिफरेंस होगा मैं कि इस तरह से, अगर मैं D एक्चुअली एक्सप्लेनेबल नहीं है यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर D एक्सप्लेनेबल
है ही नहीं, डी के बारे में कुछ हमसे बोला ही नहीं गया है। मान लो यहाँ पे डी कुछ बोला होता है, जैसे मान लो कि अगर कुछ नहीं बोला गया, हमने क्या मान लिया इसको भैया, लेमडा मान लेते हैं अपन। क्या मान लेते हैं यहाँ पे? अरे कुछ भी गैप मान सकते हैं, जब उसने कुछ बोला नहीं गया है तो हम क्या मान लेते हैं? लेमडा मान लेंगे। अरे मेरी बात समझ में? तो अच्छा ये तो देखो यहाँ पे ये लेमडा बाय 2 है, ये लेमडा है। तो अच्छा इसके लिए जो हमारा डायरेक्ट हमारा जो मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट पाथ कितना है? ऐसे सिंगल मिल रहा है, तो यहाँ पे इस वाले को R2 को डायरेक्ट यहाँ पे लेमडा जो भी डायरेक्ट रिसीव होगी क्या सिंगल से? सिंगल, क्योंकि इन दोनों का तो 0 हो गया। लेकिन इसे डायरेक्ट रिसीव नहीं हो रही है, इससे इस वाले से 0, मतलब इन दोनों से मिलके जो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आ रहा है, साथ में इससे अलग मिल रही है। तो जो जिसको डायरेक्ट रिसीव हो रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी इस कंपेयर टू। अरे एक चीज तो एक में तो जैसे मान लो इंटरफेरेंस हो रहा है और एक में डायरेक्ट हो रहा है, R2 की ज्यादा डायरेक्ट आगे का समझ R2 में यहाँ पे इस केस में क्या क्या सीन होना चाहिए? बोथ विल इक्वल सिग्नल नहीं, यहाँ पे R2 की ज्यादा। और लेकिन यहाँ पे इनको एक चीज यहाँ पे डिफाइन कर देनी थी कि यहाँ पे डी की वैल्यू दे रखी होनी चाहिए। अगर मान लो डी कहीं पे गिवन नहीं है, तो जो भी आपको क्या करना है, डायरेक्ट बस अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लेमडा या कुछ भी आपको मान लेना है। आएगा समझ में? क्यों मान लेते? ताकि आपको ये इजी हो जाए चीजों को समझने में। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि ऑफ द 2 रिसीवर्स पिक अप द लार्ज सिग्नल्स व्हेन डी इज टर्न ऑफ। डी को टर्न ऑफ कर दिया हमने। अरे बात समझ में? तो R1 को मिलेगा सबसे ज्यादा। ये तो R1 R2 को देखो, ये वाले दोनों का तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, खाली D का मिलेगा। तो सिर्फ D को इसको मिलेगा। यस, अगर बात करूं इसकी, तो पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ पे एक तो इसका भी मतलब मिल रहा है, B का भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, और एक का। मतलब ये का लेमडा हो गया क्या? यस, इन दोनों के बीच का गैप, लेमडा। और ये वाला जो है ये भी कुछ ना कुछ गैप है, तो इन दोनों के बीच का भी मतलब यहाँ पे अपना लेमडा बाय 2 हो गया। अरे बस मतलब जो भी अपना जो भी गैप है यहाँ पे, तो ये इस केस में क्या होना चाहिए आपके बताओ जरा? R1 कितना होगा? R1 देखो मैं बताता हूँ, इसको अपन पहले हटा देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक है, ये कुछ है नहीं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो इन दोनों के मैं पार्ट डिफरेंस की बात करूं कि यहाँ पर पहले कैसे अपने डी को ऑफ किया। अच्छा इस वाले में R2 में देखो, ये A और C का ये वाला कैंसिल हो गया क्या? यस, क्यों बेटा कैंसिल क्यों हो गया? पार्ट डिफरेंस है, दोनों इक्वल है तो पार्ट डिफरेंस ही होगा। यस, मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ पे, यस, है ना, इनके कारण मैक्सिमम मिल रहा है, और यहाँ से B का डायरेक्ट पहुंच रहा है लेना। अरे बस समझ में? उसके बाद इसका देखो यहाँ पे R1 पे हुआ, R1 पे देखो तो यहाँ पे देखो इन दोनों को A और C के बीच में लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 2 कितना का डिफरेंस है? लेमडा का। अरे बस समझ में? और ऐसे में B का वाला तो B का भी यहाँ पे लेमडा है, कितना 2 लेमडा समथिंग हो गया। यस, बट अपन डायरेक्ट यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो इन दोनों का 0, तो यहाँ पे सिर्फ लेमडा का तो 2 लेमडा इसका है, तो R1 तो यहाँ पे कौन ज्यादा रिसीव करेगा भैया? R1 ज्यादा रिसीव करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे R1 रिसीव कर दो इसको, बताओ। देखो क्वेश्चन 4 अब यहाँ पे बोल रहा है व्हिच ऑफ द 2 रिसीवर्स कैन रिसीव द व्हिच ऑफ द सोर्सेस BRD हैज बीन टर्न ऑन। देखो क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द 2 रिसीवर्स कैन distinguish which of the sources B or D has been turned on। अब अपन ने किसको टर्न ऑफ कर दिया? अब अपने पास क्या बचा बेटा? AC। अच्छा AC में यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। यस, और यहाँ पे AC में क्या मिल रहा है आपको? लेमडा मिल रहा है। यस, अरे बस समझ में? बस 0 मिल रहा है। 0 का मतलब होता है जैसे सेंट्रल मैक्सिमम में क्या 0 होता है। अरे बस समझ में? यस, तो यहाँ पे भी यहाँ पे किसको सेंट्रल मैक्सिमम 0 मतलब R2 में यहाँ 0 मिल रहा है। यस, तो किसको यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा? R2 को। तो ये इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा, R1 R2 R1 D टर्न हुआ तब ना सर, D हुआ तो R1 को मिलेगा। हाँ चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा हुआ है द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम आर गवर्न्ड बाय द रिलेटिव परमिटिविटी सिग्मा। ये क्वेश्चन देखो दिखने में बड़ा लेकिन है कुछ नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर, ठीक है, यहाँ पे परमिटिविटी और परमिटिविटी दोनों रखा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने डिफाइन है म्यू आर और जो भी सिग्मा आर फॉर ऑर्डिनरी मटेरियल। ये म्यू आर सिग्मा आर और ये म्यू आर क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 0। देखो अगर बात करूं ऑर्डिनरी मटेरियल जो भी हमारी दुनिया में मटेरियल पाए जाते हैं, उसके लिए जो एप्सिलॉन आर जो भी ये भी ग्रेटर देन 0 होता है, और यहाँ पे म्यू आर और ये भी क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है।
आ रही बात समझ में? तो अब यहाँ पे म्यू आर मतलब कोई म्यू और एप्सिलॉन मतलब आपने परमिटिविटी पढ़ा होगा। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में परमिटिविटी पढ़ा था वही, और ये परमिटिविटी होता है जो भी मतलब रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, इसे म्यू बोलते हैं। चलिए भैया आगे बोलते हैं यहाँ पे। अब पॉजिटिव साइड इज टेकन ऑफ द स्क्वायर रूट, ठीक है। इन द 1964 द वेस्टर्न साइंटिस्ट बी वेसेलेको पोस्टुलेट द एक्जिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। अब इसने एक कोई सा भी एक तीसरी दुनिया दूसरी दुनिया का एक कोई एलियन मटेरियल यहाँ पे खोल डाला और ये बंदा नाम था क्या इनका, बी वेस्लेगो वेसेलेको करके। ये इनने ऐसा मटेरियल मतलब एक स्पेसिफिक मटेरियल यहाँ पे खोजा है जिसका जो सिग्मा आर है वो भी लेस देन 0 है और म्यू आर जो है वो भी लेस देन 0 है। ऐसे कुछ बोला है और इसको बोला इन्हें मेटा मटेरियल। सिंस सच अ मेटा मटेरियल हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द लैबोरेटरी एंड देन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज स्टडी। और यहाँ पे जो अपना म्यू आया वो जो म्यू है यहाँ पे वो क्या हो गया, इन दोनों मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आया म्यू आर सिग्मा। अरे इन दोनों मल्टीप्लाई आया तो यहाँ पे म्यू बोला गया है। तो अब यहाँ पे बेटा नेगेटिव आया मतलब एक ऐसा मटेरियल कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, नेगेटिव। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो बंदा बोले प्रोफेसर जी जो द लाइट enters the medium so the refractive index of the faces travels away from the direction of the propagation। क्या बात है, चलिए देखते हैं। देखो एक्चुअल में यहाँ सीन क्या हुआ, यहाँ पर सीन क्या हुआ, सही लाइट जाएगी यहाँ पर जैसे मान लो एक इस मटेरियल को अपन ने यहाँ पे भर दिया यहाँ और ये यहाँ पे म्यू इक्वल टू मान लो एयर है हमारा, लाइट इस पे इंसिडेंट यस इस तरह से कोई ना कोई एंगल आएगा, ठीक है। अब ये क्या म्यू 1 है, एयर है मतलब यहाँ पे जो म्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ का जो है वो म्यू लेस देन 0 है मतलब यहाँ पे जो ये है वो कैसा है, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होता तो उस केस में ये लाइट रे ऐसे आती, यस टुवर्ड्स आ रहेगा समझ में। अगर पॉजिटिव होता तो लाइट रे कैसी आती, ऐसी आती, लेकिन अब यहाँ अवे जाएगी, नेगेटिव है तो किधर जाएगी, हाँ नेगेटिव साइड जाएगी। आ रहेगा समझ में। याद रखिए ये वाला कॉन्सेप्ट, क्या पॉजिटिव तो ऐसे जाएगी लेकिन नेगेटिव तो दूसरे साइड हो जाएगी, यस मतलब फ्लिप हो जाएगी उसका मिरर बात समझ में आ गई। तो ये वाला पूरा सिनेरियो बनाया यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो according to the describe the above show that the if rays light enters such a medium from air and it is one angle theta and the second quadrant जो भी है, तो ये वाला जो एंगल थीटा दे रखा है ठीक है बेटा, और थीटा एंड सेकंड क्वाड्रेंट द रिफ्लेक्टेड बीम एज द थर्ड क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही बात समझ में, यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा कि ये मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे म्यू ग्रेट लेस देन 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। अरे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको सेकंड बोलते हैं, यहाँ पे पढ़ा हुआ है, यस पढ़ा है, क्लियर है। यस तो ये अकॉर्डिंग टू द डिस्कवर द अबव शो दैट ये तो समझ में आ गया बेटा। यस प्रूव द स्नेल्स लॉ होल्ड फॉर सच अ मीडियम। कर सकते हैं भैया, आप स्नेल्स लॉ तो लगा सकते हैं, अब क्या नेगेटिव लगा लेना है अपने को, ठीक है, कुछ है नहीं, क्लियर है बेटा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं।